ओके भाई, शुरू करते हैं। आपके साथ रिवैल्यूएशन की बात हो चुकी हुई है। ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं शुरू से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एसेट की डेफिनेशन से हुई थी। उसके बाद फिर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। उसके बाद हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुरू किया था और उस पर हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू पर लगाते हैं। तो ये दोनों बातें तो आसान थी। असल बात शुरू हुई थी डिस्पोजल से कि अगर एसेट स्ट्रेट लाइन के तहत डेप्रिशिएट हो रहा हो और उसको डिस्पोज करना हो तो उसका तरीक़ेकार हमने 4 स्टेप्स बनाए थे कि वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। उसके बाद वी विल डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी विल डेबिट कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगी डिस्पोजल अकाउंट की वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। सवाल में जितने भी डिस्पोजल्स होंगे उतने ही डिस्पोजल अकाउंट बना लिए जाए तो बेहतर है। वैसे एक भी बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसानी और बेहतरी इसी में है कि जितने भी डिस्पोजल हों आप उसके सबसे ज़्यादा डिस्पोजल अकाउंट बना लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक आसानी ये थी कि हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द 1 ईयर एंड लाइफ पास टिल डिस्पोजल। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब हम डेबिट करते थे डिस्पोज एसेट्स की, तो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे। उसका फार्मूला ये था। ठीक होगी बात। जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे बात करते थे तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर भी हमें यही 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का कोई इतना अच्छा शॉर्टकट नहीं था। तो उसके लिए फिर हमें वर्किंग जो है वो सारी ही करनी पड़ती थी। ठीक है, तो फिर हम नॉर्मल जो हमारा फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन का वहीं से हम स्टार्ट करते थे डेट ऑफ परचेज से, और डेट ऑफ डिस्पोजल तक की डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे। और एंड पे हम एक काम करते थे कि हम कॉस्ट में से बुक वैल्यू निकालते थे तो बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बचती थी, और वही हम सेकंड स्टेप में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करते थे। ठीक है, फिर कुछ सवाल ऐसे भी आए थे जिसमें हमारे पास कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं होती थी, हमें किसी एक खास तारीख की बुक वैल्यू दे दी जाती थी। हम क्या करते थे, कॉस्ट को 100 एज्यूम करते थे। 100 एज्यूम करने के बाद एसेट को उस दिन तक डेप्रिशिएट करते थे जिस दिन तक की बुक वैल्यू जो है वो सवाल में हमें दी होती थी। फिर उस बुक वैल्यू की मदद से हम यूनिटी मेथड लगाकर तो कॉस्ट को रिकैलकुलेट करते थे और यूं हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो इस तरह की भी बातें थी। फिर आया सवाल में रिवैल्यूएशन। 2 मॉडल थे हमने पढ़े थे कि एक मॉडल होता है, बल्कि सॉरी एक बात रहेगी बीच में, रिकग्निशन कि एसेट को रिकग्नाइज कब करना है। एसेट को रिकग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि कब आप ये समझेंगे कि ये जो चीज़ है ये एक एसेट है, कब आप समझेंगे। उसके 2 कंडीशंस थी और दोनों पूरी होनी ज़रूरी है। पहली कंडीशन थी कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये एसेट से जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या हुआ? 1 मिनट मिल जाएगा? ओके। पहली चीज़ रिकग्निशन में ये थी कि एसेट से बेनिफिट आपको मिलेंगे, और दूसरा ये कि आपको कुछ ना कुछ एसेट की वैल्यू के बारे में जो है वो पता है। तो ये बातें अगर पूरी होंगी तो उसके बाद जो है वो एसेट क्या होगा आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती थी इनिशियल मेजरमेंट की। इनिशियल मेजरमेंट होता है कि जब ये साबित हो गया कि एसेट रिकग्नाइज करने के काबिल है तो फिर आप उसको मेजर करेंगे कि डेबिट एसेट किस वैल्यू से होगा। डेबिट एसेट करना है, रिकग्निशन में पता लग गया, वैल्यू क्या होगी इनिशियल मेजरमेंट पता लगेगी। अब वो कॉस्ट पे ही होती है हमेशा, वो हमेशा कॉस्ट पे होती है। और कॉस्ट में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, परचेज प्राइस, उसमें से कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा या रिबेट होगी या सब्सिडी होगी, हम माइनस करेंगे। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जो कि एसेट को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ये हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने हैं। अगर कोई कैश डिस्काउंट होगा उसको हम एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद आते थे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, नॉट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया तो क्या उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ये फैसला करता था ये चीज़ कि क्या उस खर्चे को करने से एसेट की परफॉर्मेंस में, एसेट की यूजफुल लाइफ में, एसेट की आउटपुट में, एसेट की एफिशिएंसी में इजाफा हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो आपने उस अपग्रेड को कैपिटलाइज कर देना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सवाल में हमने 1-2 सवाल किए थे, उसमें वो क्लियरली हमें बताता था इस बात से कि एसेट की परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। जब एसेट की परफॉर्मेंस में इजाफा होता है तो फिर आपने क्या करना होता है, बाकी एसेट को आप रूटीन से ही डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस एसेट को, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं, लेकिन इस एसेट को जो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा है उसमें जो अपग्रेड हो रही है उस अपग्रेड को आपने क्या करना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डेप्रिशिएट करना है। ये बातें सारी आपके साथ हो चुकी हुई हैं। तो भाई नॉर्मल एसेट जो है वो अपग्रेड से पहले वो अगर 5 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो 5 पे ही होगा, लेकिन जो अपग्रेड है वो फिर रिमेनिंग पे होगी, क्योंकि आपका एसेट की यूजफुल लाइफ तो उतनी है। अगली बात रिड्यूसिंग बैलेंस में फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपने अपग्रेड को बुक वैल्यू में शामिल करके बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगानी है। फिर आया था जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है कि हर साल बैलेंस शीट डेट पे आपने एसेट की वैल्यू क्या रखनी है, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। तो दो तरीके थे, एक था कॉस्ट मॉडल, एक था फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल के अंदर हम एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मेजर करते हैं, हर साल बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएं और एसेट को रिकॉर्ड करते जाएं, हर साल आपकी बुक वैल्यू कम होती रहेगी और एक वक्त आएगा शायद वो जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। WDV में वो बहुत करीब टू जीरो हो जाएगी पर जीरो नहीं होगी। रिवैल्यूएशन में हर साल एसेट की फेयर वैल्यू लगवाई जाती है और अगर एसेट की एसेट की वैल्यू बढ़ जाए उसकी प्रीवियस बुक वैल्यू से तो सरप्लस आ जाता है, और अगर कम हो जाए तो हम कहेंगे कि लॉस आ गया। अगर सरप्लस आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है हम वो करते हैं डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट। और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमने एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लेकर आना होता है। ठीक होगी बात। अगर रिवैल्यूएशन पहली दफा हो रही है तो डेट ऑफ परचेज से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन, और अगर रिवैल्यूएशन दूसरी तीसरी चौथी दफा हो रही है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके आज तक की डेबिट होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे हम क्या करते थे, डेबिट एसेट करते थे और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस करते थे। अगर तो हमें गेन आ गया और अगर लॉस आ गया तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते थे। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते थे वो सारी बात आपके साथ हो चुकी है ऑलरेडी, कि चूंकि ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती थी तो रिटेन अर्निंग बोलता था कि सरप्लस तुम्हारी वजह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो रही है, तो फिर सरप्लस उतनी ही डेप्रिसिएशन जो है जो डिफरेंशियल होता था वो उसको दे देता था। लॉस के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। ठीक होगी बात। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो छोटी सी एक समरी थी, सब क्लियर है, सब कुछ रिवाइज एक हो गया, जहन में एक पिक्चर सारी बन गई। ठीक है जी, आज हमने रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज ऑफ करना सीखना है कि अगर किसी भी रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाए तो क्या करते हैं। समीर अब कर लें आप चेंज बैटरी। जी क्वेश्चन 65 पढ़ते हैं जी, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स। बस हमारा ये IAS 16 अपनी आखिरी सांस से ले रहा है, बस समझें कि ये ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे आ चुका हुआ है, बस अन करीब 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले उसकी तरफ जाएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बस अब मैं भी बोर हो गया हूँ पढ़ा के, आप भी बोर हो गए होंगे एक ही चीज़ पढ़ के, तो कोई बात नहीं, बाकी अगली चीज़ें शुरू करेंगे, साथ थोड़ा बहुत चीज़ जो रहती है वो साथ साथ कवर करते रहेंगे, मेजर चीज़ें सबकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट है कि जो भी एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो उसको डिस्पोजल करें तो क्या होता है। कॉस्ट मॉडल पे रिवैल्यूएशन के तो आपको 4 स्टेप्स पता ही हैं, देखते हैं क्या वो 4 स्टेप्स यहाँ पर करामद होते हैं कि नहीं। मुइन परचेज अ प्लांट फॉर ₹300 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2010, 300 मिलियन का प्लांट है खरीदा 1 जनवरी 2010 को। द पौधा हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। यूजफुल लाइफ थी 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू थी 0। रिवैल्यूएशन डेट है जी 1 जनवरी 2011, ₹500 मिलियन। द प्लांट इज सोल्ड फॉर ₹750 मिलियन ऑन मार्च 31, 2011। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन। बड़ा सीधा सा सवाल है, बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने एसेट को कर दिया है डिस्पोज ऑफ। तो सर मेरे ख्याल में रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 11 तक तो आप लोग आ ही सकते हैं, क्या ख्याल है? वहाँ तक आप शुरू करें, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। ठीक है, नोट भी तो आपने करना ही है, शुरू करें ताकि डिस्पोजल की बात फिर इकट्ठे ही हो जाए। शुरू करें, बनाए।
जी यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक कोई नई बात नहीं है। जी हो गया यहाँ तक? जल्दी करें नोट भाई। चलिए जी आइए डिस्कस करते हैं आगे। अब जरा सिर्फ लॉजिकल होके सोचना है हमने, ठीक है? लॉजिकल होके सोचना है, अकाउंटिंग वगैरह को छोड़ें, लॉजिकल होके सोचेंगे, चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। एसेट डिस्पोज कब हो रहा है? 31 मार्च। क्या 31 मार्च तक इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए? ओके, चार्ज होनी चाहिए। अब नोट नहीं करना, साथ साथ बस देखते रहे। 31 मार्च 11 तक इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, ये बात आपने मान ली। तो 500 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, क्या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है? सॉरी 9 ईयर्स। क्या ये डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकल आई है? ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकल आई है ना? ओके, हमें तो 3 मंथ्स की चाहिए, तो क्या करूं? मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ओके, और जो सलूक इसके साथ किया है वही सलूक उसके साथ कर दे, और इसको भी 3/12 कर दे। वाई नो? क्यों नो? बस जो सलूक इसके साथ किया वही सलूक हमने उसके साथ करना। ओके, 2 मिनट अब सुन लें, उसके बाद सवाल बताइए जी, कितनी डेप्रिसिएशन आती है? सॉरी, और इसकी 6, बताइए। 486। अभी ये मैं वैसे लिख रहा हूं, अभी इसको जो है करना कुछ नहीं है। बताइए 224। ओके, ले जी, अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि हमने 3 महीनों की डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की चार्ज कर दी है, जो कि लॉजिकली चार्ज होनी चाहिए। ठीक होगी बात?
2 मिनट के लिए हम एक एसेट अकाउंट बनाते हैं शुरू से, और एक बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहानी शुरू हुई थी 1 जनवरी 2010 से, जब ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी दिन हम एक एसेट खरीद के ले आए थे। कितनी वैल्यू का? 300 रुपए का। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड डाउन कुछ नहीं था, लेकिन इस साल के आखिर में क्या हुआ था, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी कितनी? 30 की। तो इसका मतलब है कि पहले साल के आखिर में एसेट का जो कैरेट डाउन शो कर रहा था वो शो कर रहा था 300, और इसका जो कैरेट डाउन शो कर रहा था वो शो कर रहा था 30। किसी को इससे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक होगी बात? ले जी, उसके बाद बात चली अगले साल पे। ब्रॉड डाउन आपने कर दिया जी 300, और यहां पर आपने ब्रॉड डाउन कर दिया 30 से। एसेट हो गया रिवैल्यू। जैसे ही एसेट रिवैल्यू हुआ, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया 30 से। क्या ख्याल है? और इसको फेंक दिया कहां पर ले जाकर? एसेट के अंदर। ओके होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? एसेट को बढ़ाया 230 से, और आपने यहां पे चार्ज कर दी रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहां तक सब ठीक है? ओके, लेट इसको अब 2 मिनट के लिए भूल जाए, 2 मिनट के लिए भूल जाए। अच्छा, डेप्रिसिएशन, सॉरी, 14 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज की हमने। 31 मार्च 11। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। डिस्पोजल के हमारे 4 स्टेप्स क्या थे? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। ठीक है, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टिल लास्ट डिस्पोजल। ठीक है जी। उसके बाद वी विल रिकॉर्ड कैश, और डिफरेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। चलो जो भी है, ये बैलेंसिंग होगा। 2 मिनट के लिए सोच के बताएं। पहले एसेट की बात करते हैं। हम एसेट को कॉस्ट पे क्रेडिट क्यों करते थे? कॉस्ट अमाउंट से क्रेडिट क्यों करते थे एसेट को? क्योंकि लेजर में एसेट कॉस्ट अकाउंट से पड़ा होता था। ये बात सब जानते हैं। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 300। ओके, आपके सामने एसेट का लेजर पड़ा हुआ है। मुझे बताइए, एसेट की इस वक्त वहां पे वैल्यू क्या बनती है? 500 बनती है। सब चेक करें, आपके सामने मैंने सारी एंट्रीज की हैं, और ये एंट्रीज आपके लिए नई नहीं है। आपने बेशुमार दफा लेजर बनाए हुए हैं। कल आपको कहा था लेजर बनाया आप लोगों ने। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस वहां पर हो चुकी होगी और आपको पता होगा ये एंट्रीज ऐसे ही होती हैं। अब ये एसेट इसके बाद हो गया डिस्पोज। अब इसमें मजीद एंट्री कोई नहीं होनी। अब एसेट अकाउंट में आपने मुझे खुद बताया, बल्कि नजर आ रहा है कि 500 रुपए से एसेट मौजूद है। क्या सब मानते हैं इस बात को? तो सर, अगर एसेट आपके एसेट अकाउंट में 500 रुपए से मौजूद है, तो सर क्या 500 ही निकालना चाहिए, या अभी भी मैं 300 ही निकाल दूं? अब 500 निकालना चाहिए ना। इसका मतलब है कि जब हम रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो हम एसेट को क्रेडिट तो जरूर करेंगे, लेकिन फिर कॉस्ट से नहीं होगा, क्योंकि आपके लेजर में तो कॉस्ट पड़ी नहीं हुई। वहां पे तो कॉस्ट से इसलिए क्रेडिट करते थे कि लेजर में कॉस्ट पड़ी होती थी। आज तो देख ले, आपके सामने है, कॉस्ट तो पड़ी नहीं हुई। तो क्या पड़ा हुआ है फिर? अब मुझे बताइए क्या पड़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये चीज पड़ी हुई है। क्या ख्याल है? और जब तक अगली रिवैल्यूएशन नहीं होती, मेरे ख्याल में यही चीज पड़ी रहेगी। क्या ख्याल है? आप देख रहे हैं, आगे रिवैल्यूएशन ना करें, यहां पे कैरेट डाउन 500 आएगा, ब्रॉड डाउन 500 करेंगे, रिवैल्यूएशन नहीं हुई, फिर 500 ना करें रिवैल्यूएशन, ये 500 ही पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहां पे एसेट को कॉस्ट से कभी क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे? लेटेस्ट, पूरी बात, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन अमाउंट, यहां पे यह तब्दीली आएगी। ओके, तो हम एसेट को कॉस्ट से क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूएशन अमाउंट होगी उससे करेंगे। लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कह दें या रीवैल्यूएशन अमाउंट कह दें, एक ही बात है। तो सर, रीवैल्यूएशन अमाउंट 500 है, 500 से करेंगे। हो सकता है इसके बाद एक और रिवैल्यूएशन होती है, उस पर एसेट की वैल्यू 200 पे आ जाती, फिर रिवैल्यूएशन होती है, एसेट की वैल्यू 1000 पे चली जाती। तो अगर 1000 के बाद अगर हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते, तो यहां पे क्रेडिट क्या होता? 1000। जो भी लेटेस्ट आपकी रीवैल्यूड अमाउंट होगी, एसेट की लेटेस्ट रिवैल्यूएशन होगी, उसी से हमने एसेट को करना है क्रेडिट। मानते हैं इस बात को? ओके, लें जी। एक बात तो तय हो गई कि इसको हमने क्रेडिट करना है 500 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाए जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। नॉर्मल डिस्पोजल में हम क्या करते थे?
शुरू से लेके आज तक एसेट की जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उतने से डेबिट करते थे। इस बात पे सब मुत्तफिक हैं। डे वन से लेके, खरीदने से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक एसेट की जितनी भी डेप्रिसिएशन होती थी, हम डेबिट उस पूरी अमाउंट से करते थे। अब मुझे बताइए, मेरे पास एसेट की एक डेप्रिसिएशन हो चुकी है 30 से और एक डेप्रिसिएशन हो चुकी है 14 से। वैसे तो अगर मैं डे वन से देखूं तो ये बनता है 44, ये बनता है 44, लेकिन लेजर देख के बताएं, क्या मेरे लेजर में 44 पड़ा हुआ है? कितना पड़ा हुआ है लेजर में? तो क्या 14 पड़ा हुआ है तो मैं 44 निकाल दूं? ये तो मेरा एसेट ही नेगेटिव 30 में चला जाएगा, सॉरी मेरा लेजर ही नेगेटिव 30 में चला जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त होगी? क्या ये बात दुरुस्त होगी? ये बात तो गलत हो जाएगी। अगर इस लेजर में से मैं 44 निकाल देता हूं तो वो तो कैरी डाउन इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऑपोजिट एसेट बन जाएगा मेरा, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर 14 पड़ा हुआ है तो हमने यहां से निकालना भी कितना है? निकालना भी हमने 14 ही है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब सवाल ये है कि ये 14 क्या है? व्हाट इज दिस 14? मेरे ख्याल में ये 14 ये है। पहले हम क्या करते थे? हम करते थे डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या मानते हैं इस बात को? बल्कि इससे ना लिखें, इसको ब्लैक से लिखें, काट के हम लिखेंगे ब्लू से। डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस करते थे। क्या ये बात ऐसे ही है? लेकिन रिवैल्यूएशन में क्या होगा? हम डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन माइनस किया करेंगे, और डीओ वाला का मतलब है डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन, क्योंकि उससे पहले की एक्यूमुलेटेड तो आप पहले उड़ा चुके हैं। तो लॉजिक भी ये कहती है कि भाई लास्ट रिवैल्यूएशन जो आपकी हुई है उसके बाद जो डेप्रिसिएशन हुई है आपने वो सारी की सारी टोटल करके तो उड़ा देनी है। तो वो तो मुझे सवाल में नजर आ रही है 14। क्या ख्याल है? देखें एक ही है, ये नजर आ रही है 14। ठीक होगी बात? यहां तक सब अच्छा है। मुझे बताइए, कोई कैश उसने बताया हुआ कितने का बेचा? 750। ले जी, कैश हो गया 750, तो ये तो मुझे लगता है गेन आ गया, और नेवा गेन आ गया। तो गेन कितना है जी? 264। तो प्रॉफिट एंड लॉस वो तो बिल्कुल बैलेंसिंग निकलेगा, 264। अब भाई जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा ना, मैंने यहां पे ये चीजें कुछ लिखी हैं, कुछ मैंने चीजें लिख दी हैं सब टोटल करके। बुक वैल्यू एसेट की मेरी कितनी कैलकुलेट हुई है? 486। क्या इस एंट्री से आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? 500 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही होता है ना, एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या ये 486 ही आ रहा है? तो देखें 486 ही आ रहा है, नेगेटिव करेंगे फारे, ठीक होगी बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन करेंगे ना, वो बस एक काम हमने एक्स्ट्रा करना होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं खैर कह सकते, हमने बस ये काम करना होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट। $486 है, कितना बना? ये हो गया 0। बेशक बुक वैल्यू लिख दे ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। और इसका 224 बचता है, इसका क्या करना है? अच्छा एंट्रीज तो पहले कर लें, एंट्रीज तो पहले कर लें। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी ना 31 मार्च को, इस साल 31 मार्च 11 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से होगी? 14 से, और क्रेडिट क्या होगा जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14 से। और अगर ये डेप्रिसिएशन हो रही है तो इंक्रीमेंटल होने से कौन रोक सकता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस 6 से और रिटेन्ड अर्निंग्स 6 से, ठीक होगी बात? ये बात तय होगी। उसके बाद इसी के बाद आप करेंगे डिस्पोजल की एंट्री, जो मैं इस वक्त वहां पे कर चुका हूं। चलें दोबारा यहां पे लिख देता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर क्या है जी? कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंसिंग, और एसेट। एसेट गालिबन मैंने 500 से किया हुआ है, ये मैंने 14 से किया हुआ है, कैश 750 से किया हुआ है, गेन 264 है। ले जी, इसके बाद एंट्री होगी ये वाली, और इसके बाद कोई एंट्री? ओके सर, एक अकाउंट और बनाते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, ये भी तो अकाउंट मौजूद है। ये अकाउंट भाईजान 2010 में तो बिल्कुल जीरो था, कुछ भी नहीं हुआ। 2011 से शुरू करते हैं। 2011 में ब्रॉड डाउन तो कुछ नहीं था,
लेकिन साल के पहले दिन ही रिवैल्यूएशन हो गई, हमने डेबिट एसेट कर दिया 230 से और क्रेडिट ये कर देंगे 230 से। 3 महीने बाद ही हमें क्या करना पड़ा, 6 रुपए की डेप्रिसिएशन हमें देनी पड़ी रिटेन्ड अर्निंग को, तो हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को करना पड़ा डेबिट 6 से रिटेन्ड अर्निंग्स। अब बाकी 230 माइनस 6 224 बचा है, क्या ये पड़ा रहे? इसको भी तो खत्म करना है ना, क्या ख्याल है? इसको भी खत्म करना है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक एसेट जो है वो दुनिया से चला जाए लेकिन उसकी बाकियात रह जाए, उसकी बाकियात को भी खत्म करना पड़ता है। ठीक होगी बात? तो बाकियात खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करूंगा तो ही इसकी बाकियात खत्म होंगी, ये बात तो तय है। तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को 31 मार्च को ही मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? यहां तक बात समझ आती है? तो मुझे बताइए कि बाकी का क्या करूं। क्रेडिट आप करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से, 224 से। तो अगर इनकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन तो आपको आती हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन बनेगी रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्पोजल, ओके। और ये हम यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ डिस्पोज्ड एसेट इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी। तो ये 224 ये भी उड़ गया और हमारी इस वर्किंग का भी एख्तिताम हुआ। बात समझ आती है? सब अच्छा है यहां तक? किसी का कोई सवाल? अब बताइए सर, कुछ सवालात थे सर? जी, फिर बताइए कौन सी वैल्यू? इस अगर आप कह रहे हैं कि अगर यहां पे रेजिडुअल वैल्यू है कोई 10 रुपए की, तो क्या 230 माइनस 10 भी होगा? नहीं सर, यहां पे रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होगी। ये आगे सवाल आ रहा है, ये सवाल नंबर 68 आ रहा है उमर लिमिटेड वाला, इसमें हरकत होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने वहां पे बतानी थी, लेकिन चले सवाल हो गया, यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू नहीं करेंगे माइनस। और कोई सवाल किसी का? सब अच्छा है, चले नोट कीजिए। दो मिनट करता हूं, नोट हो जाए फिर मैं करता हूँ।
जी जी आ जाओ। जी भाई नोट हो गया। जी भाईजान प्लीज सुनिएगा। यकम जनवरी 11 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यकम जनवरी 11 के बाद 3 महीने बाद ही हमारा एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो फिर हमें पता है कि 3 माह की डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है। हमने वो 3 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, और चूंकि हमारी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 साल रह गई थी तो डिवाइड बाय 9 कर दिया, और चूंकि एसेट 3 महीने इस्तेमाल हुआ है तो हमने 3/12 इसको कर दिया। ठीक है, और जो सलूक हमने बुक वैल्यू के साथ करना है वही सलूक हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी करना है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एंट्री मैंने आपको बताई कि एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। एंट्री पे फर्क ये पड़ेगा कि पहले हम एसेट को क्रेडिट करते थे कॉस्ट से,
लेकिन अब देखें कि आपका लेजर कॉस्ट पे नहीं पड़ा हुआ, बल्कि अब तो आपका लेजर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा हुआ है। तो जाहिर बात है अगर आपके एसेट के अंदर 500 पड़ा हुआ है तो फिर आपको 500 ही निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 300 की कॉस्ट निकाल के बैठ जाए तो बाकी 200 जो पड़ा रहेगा उसका क्या करेंगे। तो इसीलिए हमेशा जब भी एसेट रीवैल्यू हुआ हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, तो एसेट को जो हम क्रेडिट करते हैं वो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन अमाउंट पे करते हैं। और अगर रिवैल्यूएशन हुई नहीं है उससे पहले ही बेच दिया तो फिर तो कॉस्ट ही बचेगी ना, फिर तो कॉस्ट ही बचेगी। तो इसीलिए अगर एसेट आपका रीवैल्यू हुआ हो तो जो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन अमाउंट होती है एसेट को हम उस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? सब अच्छा है, ओके। फिर आ जाए जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम डेबिट करते थे डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की अमाउंट, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है वो ऑलरेडी शुरू वाली डेप्रिसिएशन को 30 से उड़ा चुका हुआ है, वो ऑलरेडी एसेट में जा चुकी हुई है। तो मेरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस वक्त 30 नहीं पड़ा हुआ बल्कि 14 पड़ा हुआ है, 14 ऐसे ही है। तो अगर 14 पड़ा हुआ है तो जाहिर बात है फिर उड़ाना भी 14 पड़ेगा। अब ये 14 क्या है सर? ये 14 डेप्रिसिएशन है फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, क्योंकि जब भी रिवैल्यूएशन होगी जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो आपको पता है हम डेबिट कर दिया करते हैं, ओके। तो वो सारा उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की आपने बात नहीं करनी, बल्कि डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके डेट ऑफ सेल तक की बात करनी है, ठीक है। तो हमेशा ये डेबिट उससे होगा। तो देखें हमारी डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ डिस्पोजल तक की डेप्रिसिएशन सिर्फ 14 है तो हमने 14 कर दी। अगर 2 साल और गुजरे होते हम सबको टोटल करके यहां पे डेबिट कर देते। बात समझ आती है? कैश की वही कहानी है, प्रॉफिट एंड लॉस की वही कहानी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ओके। अब आपने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की वो यहां पे लिख दी और जो बाकी बचा 486 उड़ा दिया, डिस्पोज ऑफ करके उड़ानेंगे ना सब कुछ, तो आपने 486 भी उड़ा दिया। यहां तक बात समझ आ गई। और ये 486 आपको नजर भी आ रहा है, ये देखें 500 का एसेट, 14 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 486। यहां से ये बात वेरीफाई भी हो रही है कि 486 आपकी किताबों में बुक वैल्यू पड़ी हुई है। तो 486 आपने उड़ा दिया तो एसेट तो आपने कर दिया जीरो। लेकिन आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये कुछ बाकियात उसकी रह गई हैं, ठीक है। ये 230 और 6, ठीक होगी बात। अब बाकी कितना बैलेंस बचा? 224। अब ये बाकियात नहीं उड़ानी उसकी, तो ये जो बाकियात इस एसेट की बच गई हैं इसको भी उड़ाना पड़ेगा, इसको भी हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां तक बात समझ आ गई, ओके। एक वैसे बात कॉन्सेप्ट की है भी ताल्लुक इससे, समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए कि एसेट अगर रीवैल्यू ना हुआ होता, ये जरा सुन लीजिएगा, एसेट अगर रीवैल्यू ना हुआ होता तो सर क्या होता? पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होती 30, क्या ख्याल है? ये रिवैल्यूएशन अगर ना हुई होती तो इस साल सिर्फ 3 माह की डेप्रिसिएशन होती, और वो कितनी होती सर? वो होती 30 इंटू 3/12। क्या मानते हैं इस बात को? डेप्रिसिएशन हर साल 30 ही होती ना, 30 होती, तो 30 इंटू 3/12 कितनी बनती है? 7.5। इसका मतलब यह है कि टोटल डेप्रिसिएशन 37.5 की आप एक्सपेंस आउट कर चुके होते हैं। मानते हैं सब इस बात को? ओके। एसेट की बुक वैल्यू क्या होती? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती? 262.5। 262.5 262.5 इसकी बुक वैल्यू होती। एसेट बिका कितने का? 750 का। तो सर गेन कितना आता? आप 750 में से 262.5 माइनस करते, बताइए। ले जी, इतना गेन आपको आ रहा होता। क्या आप सब मानते हैं इस बात को? ठीक होगी बात, ओके। अब देखते हैं अब क्या हुआ है ये सारी रिवैल्यूएशन की हरकत की वजह से। एक ये 224 गया रिटेन अर्निंग में और एक ये 6 गया, ऐसे ही है, ओके। एक 224 नजर आ गया, एक 6 नजर आ गया, एक ये भी नजर आ गया नजर 264। टोटल बताएं कितना बनता है? टोटल बताएं कितना बनता है? 49 494 नहीं, 94 नहीं बन सकता। बन सकता है, अच्छा बन सकता है जी, ठीक है 494 बन सकता है, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम इधर है, मैंने इधर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 7.5, यहां पर तो चार्ज की हुई है 14। क्या ख्याल है? तो क्या इसको नेट ऑफ नहीं कर रहा मैंने? ये कितना डिफरेंस है 14 और 7.5 का? निकालें कितना डिफरेंस है। नहीं हाफ नहीं है,
6.5, ये 6.5 इसमें से निकाल दें जो इसमें ज्यादा चला गया हुआ है, निकालें, बताएं। ओ मैन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि जब एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ तो अल्टीमेटली बात तो वहीं पे आकर रुक गई, बात तो वहीं पे आकर होगी, चाहे कॉस्ट मॉडल होता चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल होता, अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट कोई नहीं गया ओवरऑल। बस बीच में आप एक बंदा जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंच गया, एक मोटरवे से इस्लामाबाद पहुंच गया, पहुंचे दोनों इस्लामाबाद, ठीक होगी बात समझ आ गई। तो बहरहाल ये बात अगर नहीं भी समझ आई ना कोई बात नहीं, 2-3 सवालों बाद फिर रिपीट करूंगा, फिर समझ आ जाएगी। तो अभी जरा थोड़ी सी जरा दाएं बाएं से गुजर गया तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक होगी बात। चलें जी, ये सवाल हो गया हमारा और डिस्पोजल से भी आपको जरा नो हाउ हो गई। अब तो आगे 66 और 67 तो मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा है, बोला क्या दिल कर रहा है, आप करें तो 66 जरा शुरू करें, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं आपके। अच्छा एक चीज और सॉरी सुन लें, ये भी सुन लें ताकि अगले सवाल की भी तैयारी साथ ही हो जाए। इस सवाल के अंदर तो जो एसेट था वही डिस्पोज ऑफ हो गया, क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि ये 4 एसेट्स हों और यहां पर आकर वो कहे एक डिस्पोज ऑफ हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है? तो इस सूरत में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? सर एक की डेप्रिसिएशन निकाल के बिल्कुल निकालेंगे, उसकी डिस्पोजल भी उड़ाएंगे, लेकिन साथ तीसरी लाइन एक और ऐड होगी और वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, वो तो चलती रहेगी ना। तो ये दो काम एज इट इज होंगे, एक तीसरी लाइन यहां पर ऐड हो जाएगी। ये काम ना उमर लिमिटेड वाले सवाल में हुआ है, तो वहां पे अभी टाइम बचा तो डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप 66 तो शुरू करें ना, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं आपके। एंट्रीज भी साथ करनी है आपने, असल काम ही एंट्रीज का है। ओके ननकाना भाई, ओके। वहां पे भी बारिश हो रही है, अच्छा रोज वहां से नहीं आते आप? अच्छा, कितना फासला है? 120 किलोमीटर, घंटे की मार है। 120 पे गाड़ी चलाए तो, 180 पे चलाए तो आधा घंटा, गाड़ी है ही नहीं, कोई नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह। कौन सी लेंगे गाड़ी क्वालिफाई करके? वैसे ही जस्ट आस्किंग, नहीं फिर भी वैसे कोई एक होगा ना कि ये गाड़ी खरीदेंगे। और ठहर तो जाए यार, तू अपने हिसाब से ही बात करी बस जी, जो भी। और फिर भी यार कोई तो भाई की कोई ख्वाहिश, भाई की कोई पसंद गाड़ी की। होंडा सिविक, ओके। यार करोड़ खर्च के तो होंडा सिविक ही लेगा यार। अच्छा तो सवाल कर। होंडा सिविक 1 करोड़ 2 लाख रुपए की होगी, लुट मच गई है। तब 25 लाख की नहीं हो, कभी कुछ कम हुआ, बुक वैल्यू हो जाएगी 25 लाख की। जल्दी करें भाई, सवाल जल्दी करें। कौन सा वाला 264? सर ये नहीं आया सेट तो। ये तो कौन सा वाला गया? हाँ क्या हुआ? ये कॉस्ट मॉडल में नहीं हुई है? नहीं, ये ब्लू वाला रिवैल्यूएशन से किया हुआ, ब्लैक वाला कॉस्ट से किया हुआ। अभी नहीं भी समझे कोई बात नहीं, आगे फिर कर लेंगे। 5 गोलियां खा लेना एक वक्त में तो वो गड़बड़ कर देती है। अभी फिलहाल 2-3 गोलियां खाई हुई हैं बस, ठीक है। और ये गोली वो वाली गोली नहीं है जो गोली करा देते, वो नहीं। पेनाडोल खाएं तो 2-3 घंटे लगते हैं आराम आने में, इजी इजी। समीम, नाश्ते का क्या प्रोग्राम है आज? आप लोग सवाल करें, आपको क्या टेंशन है, ऐसे ही देखी जा रहे जी। अबे चुप तो कर यार जी, मंगवा लेते हैं, क्या मंगवाएंगे समीम? पूड़ी हलवा जाएगा, पूड़ी हलवा जाएगा, चल करते हैं बात। जी यार मेरा दोस्त है वो यार, तुम ऐसे ही बीच में। कल तुम खा के नहीं आए?
नहीं कल गए नहीं बस उधर। अच्छा ये तो नहीं थे, हाँ आप लोग तो नहीं थे। वो जो हुई थी एक कल इवेंट नहीं हुआ एक, आप लोगों का संडे को है शायद। नहीं संडे को भी है नहीं आप लोगों का, स्पोर्ट्स डे क्या है, स्पोर्ट्स डे कहते हैं उसे। अच्छा वैसे गैदरिंग है, वो गैदरिंग का वो दफा 144 नहीं लगी हुई, गैदरिंग कर रहे हो तो उठा के ले जाएंगे। कोई बात नहीं, पकड़े गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, बच जाओगे और क्या। ओके जी अच्छा आप लोग तो सवाल कर रहे हैं। ये नोट हो गया है ना सवाल? बस ठीक है। हम 66 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओके। कितनी बनती है डेप्रिसिएशन? कितना गेना जी? 3 जी प्लीज आइए गौर कर लीजिए सवाल पे, आइए सवाल पे देख लें बस, ठीक है छोड़ दें बाद में कर लीजिएगा। ले जी अब एसेट 31 मई को डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अगर एसेट 31 मई को डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो 5 महीने की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन 1000 डिवाइडेड बाय कितने साल बच गए पीछे? 14 ठीक है जी 14 और 5/12, और जो सलूक इसके साथ वही सलूक भी इसके साथ। अच्छा एक बात वैसे आपके साथ पिछले सवाल में डिस्कस नहीं हुई, इसको 5/12 क्यों करते हैं? इसको सर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है जितने महीने की, उतने महीने की इंक्रीमेंटल भी तो ट्रांसफर करनी है ना, तो जाहिर बात है अगर इसको नहीं करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 5 महीने की और इंक्रीमेंटल ट्रांसफर कर दी पूरे साल की, ये तो गलत हो गया। तो जितने महीने की ट्रांसफर हुई है इंक्रीमेंटल भी उतने महीने की होनी चाहिए। ओके जितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इंक्रीमेंटल भी उतने महीने की करनी पड़ेगी, इसलिए ये काम करते हैं। तो बताइए कितनी डेप्रिसिएशन आती है? 30 और ये 10 जी। उसके बाद अब एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया, कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट नहीं है, तो 31 मई 2008 को ही हम क्या करेंगे, हम डिस्पोजल ऑफ एसेट जी। वैसे तो नजर आ रहा है 970, लेकिन हम करेंगे N3। N3 किससे होगी? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, कॉस्ट से नहीं, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक चार्ज होगी। यस सर, नो सर, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक,
अल्लाह पूछेगा और उससे पहले तो आई क्या पूछेगा 30। वी विल रिकॉर्ड कैश, कितना कैश है जी 1050। ले जी गेन आ गया कि लॉस आ गया? ओए होए आजकल तो गेन ही गेन आ रहे हैं। बताइए जी 80 का क्रेडिट नजर आ रहा है जी। 1000 माइनस 30 970 की बुक वैल्यू, तो 970 यहां से फारिग कराएंगे हम। ये हो गया 0। और ये बताइए जी 337 की इनके जो सरप्लस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किधर? रिटेन अर्निंग में। एंट्रीज कर दें, इसकी भी एंट्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले जी एसेट खरीदने की क्या एंट्री होगी? शर्मिंदगी हो रही है मुझे लिखते हुए, आपको पढ़ते हुए शर्मिंदगी हो रही है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ सितंबर तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर रिस्कवरी रखे ना तो नवंबर तक भी शर्मिंदा ना होइएगा। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए होता है जो हमेशा बस देखते ही रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 47 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 47। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री होगी। यह कम जनवरी 8 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी भाई 47 से, और एसेट क्रेडिट 47 से। उसके बाद यकम जनवरी 8 को ही, यार प्लीज खामोश हो जाए यार, एसेट कर दिया जाएगा डेबिट 347 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस कर दिया जाएगा क्रेडिट 347 से। फिर 31 मई को हम क्या करेंगे जी? 31 मई को डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज की जाएगी 5 महीने की 30, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30। उसके बाद इंक्रीमेंटल भी चार्ज होगी भाई, नहीं बोले? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 10 से और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 10 से। और उसके बाद फिर 31 मई को यही डिस्पोजल की एंट्री, और फिर 31 मई को ही हम क्या करेंगे? जो जितना भी सरप्लस बचा उसको ख़त्म करेंगे, बाकियात सारी की सारी ख़त्म होंगी और रिटेन अर्निंग्स में वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ले जी, एंट्रीज मुकम्मल हुई। अब तो डिस्पोजल का सवाल आसान लगने लग गया। ठीक है, करें जी नोट इसे। उसके बाद 67 आप करना शुरू कर दें जल्दी से, ताकि ज़रा रगों में घुस जाए ये आपके डिस्पोजल। उसके बाद फिर हम उमर लिमिटेड पे आते हैं जी, जिसमें थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, ये वो नहीं वो है, ये वो नहीं वो है। सॉरी, पता नहीं यार। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जोराबाद का। अच्छा, लाहौर में कितना टाइम हो गया? जोहराबाद किस साइड पे है? अच्छा हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक। सियाल मोटर से जाते हो? सियाल से उतरते होगे? अच्छा, बलवाल से। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या आप ये नोट कर रहे हैं? 67 कर रहे हैं? क्या बात है, अभी नोट ही हो रहा है। हालातों का क्या ठीक करें अपने, जल्दी करें। उमर लिमिटेड वाला सवाल कर रहे हैं अभी।
अल्लाह अकबर। तो खामोशी से भाई, खामोशी से सवाल करें यार। ये तू बोली जा रहा है यार, बस कर दे। तो तुमने क्लास के अंदर अपनी क्लास खोली हुई है? ओके, लेक्चर नहीं लिया उसने? तो कमीशन देंगे अगली दफा से मुझे। तो ये तो बताना चाहिए, बातें तो इंटरव्यू की हैं। कॉमा पीआरसी लगा हुआ नाम के साथ, मतलब फिर तो पता होना चाहिए लैंड एप्रिशिएट क्यों नहीं होती। मैंने बताया तो था कल। कॉमा पीआरसी तो सबके नामों के बाद लगा हुआ, ऐसे ही है। कुछ के नामों के साथ नहीं भी लगा हुआ, वो कुछ पेपर भी तो दे के आए हैं। कोई बात नहीं, लग जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन कॉमा कैफ भी लग जाएगा, फिर कॉमा सीफैब भी लग जाएगा, फिर कॉमा एसीए, ओ मैथ कॉमा एसीए। सोचे वो दिन क्या होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे क्या लिखा होगा? यू हैव क्वालिफाइड योर फाइनल एग्जामिनेशंस, यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एलिजिबल टू कॉल योरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हो मैन, ऐसे फूल उड़ेंगे साइडों पे। बस वापस आ जाए, सवाल करें। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था। मेरा भी जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पहले देखा था आई थिंक फुल पास लिस्ट के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये गलत कह रही है। फिर मैंने अपना वो रिजल्ट शीट खोली थी, मैं कहा नहीं ये भी गलत है। फिर मैंने मैसेज किया था आईकैप को, तो नहीं, फिर आईकैप का मैसेज खुद आया था। मैंने कहा नहीं ये भी गलत है। फिर मैंने आईकैप को खुद मैसेज किया था, फिर रिप्लाई आया था। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अभी मैं, वो होता है ना, तरीके होते हैं रिजल्ट के। आपको पीआरसी में भी ऐसे ही होता है ना, वो रिजल्ट फुल लिस्ट पास लिस्ट भी आ जाती है, आप लॉग इन करके पोर्टल से भी देख सकते हैं। तो बस यही हुआ था। फिर कुछ नहीं, भी मैं खुश हो ही रहा था तो मैंने कहा था अच्छा पास हो गया, अब नहीं ला दे मुझे। बस फिर वही बात वो थी, आई थिंक जुलाई 26 या 28 जुलाई थी, कोई एक तारीख थी, 2014। वो रिजल्ट भी असल में हुआ ये था कि उन दिनों में ना ईद थी, ठीक है, रोजे थे और रोजों के बाद ना ईद थी। तो वो ईद कोई बन रही थी 1 या 2 अगस्त को, 31 जुलाई को। तो रिजल्ट उस दिन बनता था, एग्जैक्ट ईद वाले दिन। तो वो फिर उनका नोटिफिकेशन आ गया कि रिजल्ट 3 दिन पहले हो रहा है। वो पता नहीं 28 या 27 जुलाई थी 2014। तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट ही होता है, चाहे आए ना चाहे ना आए, इसमें क्या है, रिजल्ट तो आना ही है। बस दैट वाज जस्ट अनदर डे, खत्म हुई बात। बस रिजल्ट आया, कोई आधा पौना घंटा बस सुरखरू रहे, बाद में फिर वही सब कुछ। नहीं, वो बस 15 मिनट की कहानी थी, वही बता रहा हूँ ना। बस उसके बाद इट्स जस्ट अनदर डे, बस खत्म हुई बात। बस फिर वही फजूल वो तंदूर से रोटियां लेके आओ, बाजार से सब्जी लेके आओ। नहीं, सेलिब्रेट क्या करना था, ट्रीट, हाँ वो तो दी थी दोस्तों को जे मिठाई। नहीं, ये पूरी फैमिली को एक दावत दी थी, पूरे खानदान को। फुफ्फो को भी बुलाया था, खाला को भी बुलाया था, सबको बुलाया। यार क्या हुआ है, मैंने रिश्ते मामू को भी बुलाया था, आप लोग सबको बुलाया था। तो वो फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की थी बस। भाई हो गया 67। और भाई अगला सवाल भी तू नोट करके बैठ गया यार। अगला सवाल करना है मेरा भाई, जल्दी 67 सवाल करें, जल्दी करें। 68 सवाल करना है मैंने आज, चाहे क्लास 9:45 तक ही क्यों ना चली जाए। बस आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट और हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट करना है। उसके बाद हम 68 शुरू करेंगे।
क्या हुआ? सवाल गलत किया हुआ? ओके जी, चले आगे। अब 67 अगर आपसे नहीं भी हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो घर जाके कर लीजिएगा। आप लोग आइए 68 पे, जल्दी करें भाई, फिर 68 कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कुछ नई बातें हैं वो करनी है। क्वेश्चन 68, Umar Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment, and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using the net replacement value method. The following information pertains to US buildings. खामोशी भाई, प्लीज खामोशी। 10 बिल्डिंग्स ले जी, एक से ज्यादा बिल्डिंग आ गई, एक से ज्यादा एसेट्स आ गए। 10 buildings were acquired in same vicinity on Yakam January 15 at a cost of rupees 500 million. The useful life of the buildings on the date of acquisition was 10 साल। Okay. AL depreciates buildings on straight line basis over their useful life. The results of revaluations carried out during the last 3 years by expert valuation service and independent firm of valuers are as follows. लें जी, रिवैल्यूएशन की डिटेल बता रहे हैं आपको। जनवरी 16, जनवरी 17 और जनवरी 18 हर साल ही रिवैल्यूएशन होती रही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन 31 मार्च 2018 को ऑल बिल्डिंग्स वर सोल्ड। 4 थी कितनी? 10। 4 चली गई, इसका मतलब है 6 अभी हमारे पास बाकी मौजूद है। तो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 80 million ईच। ठीक है जी। प्रिपेयर, नोट को छोड़े, नोट अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, नोट इंशाल्लाह कल देखेंगे। कल की क्लास का टॉपिक होगा नोट बनाना, नोट कैसे बनाते हैं। ये नोट 5000 वाला नोट नहीं होता, ये वो नोट होता है जो कि वो डिस्क्लोजर में होता है, कल बात करेंगे। फिलहाल बस एंट्रीज बनानी है हमने, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, फिलहाल हम यही बात करते हैं। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। साथ साथ आप सवाल जो है वो करते जाइएगा, मुझे भी सॉल्व करवाते जाइएगा। एंड पे फिर जहां पे फर्क आएगा तो वहां पे फिर रुक के तो देख लेंगे। सवाल नंबर है जी 68 जी। सबसे पहले बताइए कब खरीदा गया? यकम जनवरी 15। कॉस्ट क्या थी? 500 मिलियन। पहली डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15 को, जी बता दीजिए। 500 डिवाइडेड बाय 10, 50। और आपके पास बुक वैल्यू पहले साल की आ गई 450। एंट्रीज भी साथ साथ कर लेते हैं, साल ज्यादा है तो एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, साल के पहले दिन एसेट खरीदा गया, तो एंट्री कर दी जाएगी डेबिट एसेट 500 से और कैश 500 से। उसके बाद डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 से। ले जी, पहला साल कंप्लीट हुआ। रिवैल्यूएशन कब हो रही है पहली? अच्छा, अगले दिन हो रही है। चलें जी, सॉरी, हाँ जी, क्यों गलत हो गया? वो कंपैरिजन असल में बनाना ना हर साल का, इसलिए यूं किया हुआ। ओके, प्लीज खामोशी। यकम जनवरी 16 को रिवैल्यूएशन, एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट कितनी हो गई? रीवैल्यूड अमाउंट 800 और सरप्लस कितने से आ गया? 350 से। आप लोग आर सरप्लस लिखते हैं ना? आर एम पूरा लिखा करें, आर एस क्वालिफाई होगा आप लोगों का। जब क्वालिफाई होगा तो फिर आर एस लिखिएगा, आर एस, पता नहीं अजीब आर एस। यहां पे भी पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर कहते हैं अम्मी पेपर तो अच्छा हुआ था। ओके, 350 ले जी। उसके बाद अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन साल के आखिर में जी, डेप्रिसिएशन
बोलिए जी, 800 डिवाइडेड बाय कितने साल पीछे रह गए? 9 साल, तो डिवाइड बाय 9। और जो सलूक इसके साथ वही सलूक रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ। बोलिए 89 39 जी। ओके, बताइए बुक वैल्यू 7311 और बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 31 दिसंबर 16 की। 16 की एंट्रीज ओके जी। एसेट खरीदने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जी कितनी अमाउंट है? 50 से। उसके बाद सेम डे पे एंट्री होगी एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 350 से। फिर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 89 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 89 से। और फिर आखिर में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 39 से। ले जी 39 से भी एंट्री होगी। 16 भी कंप्लीट हुआ। अब आइए 17 पे, फिर रिवैल्यूएशन। मजाक कर रहे हैं आपके साथ। यह कम जनवरी 17, एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 300। ये तो लॉस आ गया मेरे भाई। कितना लॉस आया? 411। ले जी 411 सबसे पहले 311 का सरप्लस को खाएगा और फिर 100 का लॉस यहां पर आ जाएगा, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। ले जी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 जी, 300 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग 8 और यही सलूक लॉस के साथ। जी बोलिए 78 38 और ये प्लस 13 262 87 नेगेटिव, और ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 की। अभी तक सवाल रूटीन का चल रहा है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। 17 की एंट्रीज एसेट खरीदने की कोई एंट्री नहीं, रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से जी? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से देखना है आपने, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से देखना है। किधर है जी लास्ट रिवैल्यूएशन डेट? 800 हुई थी ना, 800 के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 89 की, तो 89 ही जाएगा भाई, 89 और एसेट क्रेडिट 89। उसके बाद एसेट कम हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया। तो एसेट आपको कितने से कम करना पड़ा? 411 से। तो एसेट क्रेडिट 411 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हुई 311 से, तो डेबिट 311 से और लॉस चार्ज हुआ 100 से। कोई नई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 17 डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से भाई? 38 से। 38 से और इंक्रीमेंटल की एंट्री नहीं होगी, लॉस में इंक्रीमेंटल की एंट्री नहीं होती। क्यों परेशान हुआ है? अच्छा परेशान हुआ है, ओके सब अच्छा है। ले जी उसके बाद फिर, यार ये मजाक कर रहा है, फिर रिवैल्यूएशन यकम जनवरी 18, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी हुई है भाई रिवैल्यूएशन? 600। बताइए जी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बना? 338 जी। 338 सबसे पहले 87 के लॉस को खत्म करेगा, सरप्लस बताइए 251। ले जी 251 का सरप्लस और ये 0। चूंकि इसी साल डिस्पोजल है तो पहले जरा ये एंट्रीज तो फारग करा देना। फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर और 18 एसेट खरीदने की कोई एंट्री नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन पे जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होती है उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी।
और कितने से होगी, लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी 300 की, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 38 की, तो 38 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी, इसको करें ख़त्म और फिर एसेट को ही हमें दोबारा डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस आ रहा था उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा और बाकी अमाउंट को रिवैल्यूएशन सरप्लस में लाना पड़ेगा। एसेट बढ़ गया 338 से तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 87 से ख़त्म हुआ तो क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 251 से डेबिट। सब अच्छा है? और बोले तो सही। ले जी, अब जरा सवाल थोड़ा सा बदलने लगा है, इसलिए जरा प्लीज अब ध्यान से देखिएगा। ऑन 31 मार्च 2018 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन ईच। 4 बिल्डिंग्स हैं जो कि 80 मिलियन ईच की जो है वो सेल हो गई। जी, अब बताइए, डिस्पोजल का सवाल है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या होना चाहिए, 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए, ओके। उसके बाद जो लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट है एसेट को उससे क्रेडिट कर दिया जाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके आज तक की वो चार्ज की जाए, डेबिट की जाए और कैश वगैरह रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है बात, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी बिल्डिंग सेल नहीं हुई, सिर्फ 4 बिल्डिंग सेल हुई हैं, 6 तो अभी भी बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो मेरे पास बुक वैल्यू पड़ी है ये कितनों की है, ये 10 बिल्डिंग्स की है। ये कितने की है, ये दोनों हमारे पास 10-10 बिल्डिंग्स की मौजूद है। इसमें से सिर्फ 4 बिल्डिंग्स की हमने ये भी निकालनी है और 4 बिल्डिंग्स की ये भी निकालनी है। ठीक होगी बात। और डेप्रिसिएशन जो है वो बाकी 6 की कैलकुलेट करनी है। बात समझ आ रही है? ओके, अब होगा क्या जरा समझें, नोट नहीं करना। एक तो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए भाई, कितनों की, 10 बिल्डिंग्स की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस 10 में से 4 की डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे 3 महीनों की, सॉरी, क्योंकि वो 3 महीने रहे हैं ना मेरे पास, और बाकी जो 6 इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो तो पूरे 12 महीनों की चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे अलग-अलग करना पड़ेगा, इन दोनों को लाजमी अलग करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की अलग करते हैं। ये देखें, 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं डिस्पोजल की, जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुए। फिर 31 मार्च 18 को ही हम बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालेंगे ताकि उसको यहां से डिलीट कर दें। और फिर 31/12/18 को डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स, वो तो पूरा साल मौजूद रहे ना, उनकी डेप्रिसिएशन तो साल के आखिर में कैलकुलेट होगी। क्या ख्याल है, क्या ये बात सबको समझ आई है? बोले सबको समझ आई है? चलें जी, सबसे पहले निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। वर्किंग टू डेप्रिसिएशन, क्या तरीकेकार हो सकता है जरा बताएं, क्या तरीकेकार हो सकता है? जो 4 बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई इनकी डेप्रिसिएशन निकालने का कोई तरीका बताएं। एक एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चले, एक एसेट की कैसे निकालनी है? आप कह रहे हैं 600 को डिवाइड करूं किससे, 10 से, ओके। वो एक एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अगर एक के लिए भी वही मेहनत है तो क्यों ना चारों के लिए वही मेहनत कर लें, एक ही बात तो एक ही है। तो सर हमें इसके लिए भी सेम यही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। क्यों बनाना पड़ेगा अभी देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर कैलकुलेशन क्या मैं शुरू करना शुरू कर दूं? बस यहीं से उठा ले, बस जो लास्ट रिवैल्यूएशन है वहीं से उठा ले। तो यकम जनवरी 18 से हम उठाते हैं जी इसे। हमारे पास रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही है ये देखिए, जरा गौर कीजिएगा, निचली लाइन में करते हैं। ये देखें, 600 मेरे पास आ रही है 10 एसेट्स की, टोटल 4 की चाहिए ना, 4 डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, बताइए 240। ले जी, ये बुक वैल्यू इस 600 के अंदर पड़ी हुई है, इन 4 बिल्डिंग्स की जो डिस्पोज ऑफ हुई है। एंड पे भी 2 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल ही करना था ना, तो अभी कर लेते हैं, एक ही बात है, बजाय इसके अभी एक के निकाले अभी 4 की कर लेते हैं। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन सरप्लस 251, ये भी तो 10 का है भाई, हमें तो 4 का चाहिए, क्या ख्याल है? ये कितना निकला था, 2
हाँ जी, ये कितना बना 100। ले जी, ये दोनों चीजें हमने अलग-अलग कर दी। ठीक होगी बात। अब ये सिर्फ डिस्पोज्ड एसेट का डाटा मौजूद है। अब आराम से 3 महीने की डेप्रिसिएशन इन पे करते हैं चार्ज। ये देखिए कैसे डेप्रिसिएशन होगी 240। भाई रिमेनिंग कितनी लाइफ रह गई है देख के बताइए। टोटल 10 साल थी ना, 1 2 3 चले गए, 7 रह गए। 7, लेकिन ये तो पूरे साल की है, हमें तो 3 महीने की चाहिए। 3/12। और जो सलूक इसके साथ वही सलूक उसके साथ। जी थोड़ी सी जगह का मसला, जरा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। बताइए जी एसेट 9 और 4, बताइए 231 96। ले जी, एक तीर से हमने 2 शिकार किए। भला क्या, हमने डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल भी निकाल दी और हमने बुक वैल्यू भी निकाल दी। दोनों काम हमारे हो गए। तो इसके साथ भी हम वर्किंग 2 ही लिखेंगे। जी भाई सब अच्छा है, यहां तक सब क्लियर है। किया क्या हमने, हमने सिर्फ डिस्पोज एसेट को अलग कर दिया। ये पिछले सवाल में ऐसा क्यों नहीं किया था? पिछले सवाल में एक ही एसेट था, वही डिस्पोज ऑफ हो गया। तो ये काम हमेशा तब करना पड़ेगा जब सवाल में एक से ज्यादा एसेट्स होंगे, ठीक है, और कुछ डिस्पोज ऑफ हो रहे होंगे और कुछ मौजूद होंगे। तो ये काम हमें हमेशा करना पड़ेगा। और ज्यादा मुश्किल दोनों में से कौन सा है? यही वाला है ना, यही वाला है। तो फिर आई कैप का ताल्लुक किसके साथ है? मुश्किल चीजों के साथ है। आई कैप का ताल्लुक आसान चीजों के साथ नहीं होता। तो हाईली लाइकली यही चीज अगर पेपर में आई तो यही चीज टेस्ट होगी। ठीक होगी बात, यहां तक सब साथ है। चले जी, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की आ गई 9, ये आ गई 4, और ये हमने इसकी बुक वैल्यू भी निकाल दी, और ये हमने 96 ये भी निकाल दिया। ओके, सब अच्छा है। ले जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो एग्जिस्टिंग एसेट्स बचे उनकी डिस्पोजल, उनकी डेप्रिसिएशन, सॉरी उनकी डेप्रिसिएशन वर्किंग 3। डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग, चलें एक ही बात है जी। क्या तरीकेकार हो सकता है इसका? ये देखें 600 डिवाइडेड बाय 10 बिल्डिंग्स थी ये, और 6 कितनी बनी? इसका मतलब ये है कि 360 जो बुक वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग एसेट्स की मौजूद है, रिमेनिंग की मौजूद है। ऐसी है, इसके साथ भी वही सलूक। डिवाइडेड बाय 7, इसको तो 3/12 नहीं करेंगे, बताइए 51। और साथ वाले के साथ भी तो ये सलूक कर रहे हैं। हमारे पास कितना बचा हुआ था? 251। 251 10 बिल्डिंग्स का था। ये इसको ऐसे करें ना, यूं करें। 251 10 बिल्डिंग्स का था, हमें चाहिए 6 का। बताइए 150, 151, और इसको डिवाइड बाय 7 करें। समझ आ गया क्या किया मैंने? 600 थी, सेम ये चीज है, ये चीज है। 600 हमारे पास ये आ रही थी टोटल, ये 10 बिल्डिंग्स की थी, मुझे चाहिए 6 की, क्योंकि 6 मेरे पास पड़ी हुई है। 360 आई जी इनकी बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू को मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर दिया 51। सेम इधर ही 251 मेरे पास टोटल सरप्लस पड़ा हुआ था, इसको डिवाइड किया 10 पे, चूंकि ये 10 का था, 6 पड़े में 6 से मल्टीप्लाई किया, 151 आया, और 151 को भी रिमेनिंग के साथ कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब ये बन गया 51 और ये बन गया 22। बताइए बुक वैल्यू बताइए 309 129। लें जी, सवाल खत्म हुआ। नोट करें, फिर इसकी एंट्री डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए, फिर इसकी एंट्री डिस्कस करते हैं।
जी एंट्रीज रिकॉर्ड करें। ओके प्लीज अब 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले वन बाय वन करते हैं जी। सबसे पहले 31, प्लीज देख लीजिएगा प्लीज। 31 मार्च को सबसे पहले डिस्पोज्ड एसेट्स की एंट्री डेप्रिसिएशन की, या 9 की एंट्री होगी। तो डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 से और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 से। ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी डेप्रिसिएशन है। फिर इसी की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी 31 मार्च 18 को। कैसे? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितने से? ये देखिए 4 से। तो ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और उसकी रिटेन्ड अर्निंग चार्ज हुई। कोई मसला? इसके बाद इसी एसेट का डिस्पोजल, ये मैं साइड पे कर रहा हूं, 31 मार्च 18। इसी एसेट का जो डिस्पोजल है उसको रिकॉर्ड करना है। वही रूल, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद लास्ट रिवैल्यूएशन अमाउंट। तो सर लास्ट रिवैल्यूएशन तो 600 है, 600 से कर दूं, 600 से कर दूं क्रेडिट? नहीं सर, ये तो 10 की है, हमें तो चाहिए 4 की। 4 की कितनी है? 240। तो सर क्रेडिट होगा ऐसे 240 से उन 4 एसेट्स की रिवैल्यूड अमाउंट से। क्लियर है साहब? ओके। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी क्या करना है? लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कैसे निकल सकती है? ये कैसे निकल सकती है? हाँ वर्किंग से निकलेगी। कैसे? जी बिल्कुल, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड निकालनी है। तो सर लास्ट रिवैल्यूएशन तो देखें हुई यकम जनवरी को है, तो उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज गया वो तो है ही 9, तो हम सिर्फ 9 को यहां पर डेबिट करेंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद कैश। कैश उसने कितना बताया? गालिबन 80 मिलियन ईच बताया हुआ है। तो 80 इंटू 4 320। गेन लॉस, हो आज तो बारिश रहमत बन के बरस रही है भाई, गेन ही गेन आ रहा है। बताइए 89। ले जी, ये एंट्री हो गई आपके डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल का काम हो गया कंप्लीट क्या नहीं? अभी इसका जो सरप्लस है, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसको भी तो ट्रांसफर करना है। वो कितना है भाई?
वो कितना है? वो है 96, वो है 96। तो 96 का सरप्लस भी जाएगा 31 मार्च 18 को किधर? रिटेन्ड अर्निंग्स में। 96 ले जी, ये तो डिस्पोज्ड एसेट की एंट्रीज हो गई। साथ अंग्रेजी लिख भी दें थोड़ी सी आपको याद रहे। ये है जी डिस्पोजल ऑफ एसेट की, ये है जी डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट्स, ये है जी इंक्रीमेंटल, यार खामोश हो जा भाई, ऑफ डिस्पोज्ड एसेट्स, और ये क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डिस्पोज्ड एसेट्स। लें जी, ठीक होगी बात? एंट्रीज कंप्लीट हो गई क्या रहती हैं? अभी अभी रहती है भाई। जो रिमेनिंग एसेट्स है उनकी डेप्रिसिएशन की भी तो एंट्री है, वो एंट्री आप करेंगे 31/18 को। जी बताइए, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड। जी कितनी डेप्रिसिएशन है भाई? 51 की, नजर आ रही है 51 की। और फिर इसकी इंक्रीमेंटल भी तो ट्रांसफर होनी है जी, कितने से? 22 से। तो ये भी एंट्री लिख देते हैं कि क्या है। ये है जी डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स, और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स। लें जी, एंट्रीज भी कंप्लीट हुई आपकी। जी कोई सवाल? और बोलिए तो सही, चुप ही लग जाती है आप लोगों को। जी क्या हुआ? क्वेश्चन 69 आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन 69 इज योर होमवर्क, ठीक है जी? वो बोले बस, ठीक है। क्वेश्चन 69 कल करके आइएगा, और इसमें भी आपने रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना है भाई। क्वेश्चन 69 में आपने रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना है, बस आपने ये वर्किंग बनानी है और साथ आपने एंट्रीज करनी है बस, ठीक है? अल्लाह हाफिज।